नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। और आज चीफ जस्टिस गवई के अपमान की बात। चीफ जस्टिस बी आर गवई का घर में अपमान, ये मोदी का डर है या मनुवाद की नई लहर? न्यायपालिका, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका, बाबा साहब ने संविधान में इन तीनों को एक समानांतर पैरेलल लाइन पर रखा और इनका काम था बेसिकली कि डेमोक्रेसी में चेक एंड बैलेंस बना रहे, हमारा लोकतंत्र चिरंजीवी हो। इसीलिए न्यायपालिका, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका को समानांतर रखते हुए चेक एंड बैलेंस का सिस्टम रखा। आप कल्पना कर सकते हैं क्या कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री किसी भी राज्य में जाएं, कहीं भी जाएं, राज्य में, जिले में, कहीं भी जाएं, प्रोटोकॉल तोड़ दिया जाए, कोई स्वागत करने ना आए? क्या कल्पना कर सकते हैं आप? बस कल्पना की बात कर रहा हूं, नहीं कल्पना कर सकते। लेकिन देश के नव नियुक्त चीफ जस्टिस बी आर गवई महाराष्ट्र जाते हैं, जो उनका घर है। इसीलिए हमने लिखा है कि चीफ जस्टिस गवई का घर में जाते, शपथ विधि के बाद उनका यह दौरा होता है महाराष्ट्र। न्यायपालिका का प्रमुख, सर्वोच्च व्यक्ति, वो अपने घर जाता है, उसको रिसीव करने के लिए कोई नहीं आता है। आप कल्पना कीजिए कि हम अब इस लोकतंत्र के किस मुकाम पर खड़े हैं। क्या पूरे के पूरे डेमोक्रेसी को एक व्यक्ति ने अपनी मुट्ठी में कैद कर लिया है? और डर की बात हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि चीफ जस्टिस के रूप में बी आर गवई के शपथ लेते ही उनको दबाव में लेने के लिए या उनको कंफ्यूज करने के लिए, भ्रमित करने के लिए, नए टास्क में जुटा देने के लिए 14 सवालों की सूची तैयार हुई और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनके टेबल पर, वो अपने जब ऑफिस में ऑफिशियली पहली बार घुसे तो उनके टेबल पर द्रौपदी मुर्मू के 14 सवालों वाली चिट्ठी थी। और वो 14 सवाल वो थे जो लोकतंत्र पर फिर एक बार कुठाराघात कर रहे थे। केंद्र की तानाशाही और संघीय व्यवस्था दोनों के लिए आप समझ लीजिए कि एक संकेत, प्रखर कठोर संकेत थे। भाव को चर्चा में जोड़िए, जरा कुछ सुनवा देते हैं, उसके बाद चर्चा की शुरुआत हम करते हैं। भाव, स्वागत है आपका। गवई साहब ने खुद बताया है कि उनके साथ क्या हो। चीफ जस्टिस ने खुद बताया, हम कुछ भी नहीं कर रहे। सबसे पहले गवई साहब के बयान का जो उन्होंने मंच से बोला, उसके क्लिप सुनवा देते हैं, उसके बाद सवाल जवाब शुरू करते हैं। सुनवाइए कंट्रोल। महाराष्ट्र राज्यातला एक व्यक्ती चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया म्हणून महाराष्ट्रात पहिल्यांदा येत असताना महाराष्ट्राच्या चीफ सेक्रेटरीला किंवा महाराष्ट्राच्या डायरेक्टर जनरल ऑफ पोलिसला किंवा मुंबईच्या पोलीस कमिशनरला तिथे येण्याची योग्यता वाटत नसेल तर त्याबद्दल त्यांनीच विचार करायला पाहिजे की मला प्रोटोकॉलचा बिलकुलही हे नाहीये। मी अजूनही अमरावतीला जातो, नागपूरला जातो, तर मी पायलट एस्कॉर्ट घेऊन जात नाही। सुप्रीम कोर्टात येईपर्यंत अमरावतीला न्यायालयात असताना मी मोटरसायकलवरून फिरायचो मित्रांच्या। परंतु इट्स अ क्वेश्चन ऑफ रिस्पेक्ट बाय द अदर ऑर्गन्स ऑफ द इन्स्टिट्यूशन टू द ज्युडिशरी। एका राज्यघटनेच्या एका संस्थेचा प्रमुख ज्या वेळा पहिल्यांदा या राज्यामध्ये येत असेल आणि तोही त्या राज्याचा, तर जी वागणूक त्यांनी दिली ती योग्य आहे की नाही हा त्यांनीच त्यांचा विचार करावा। या लहान लहान गोष्टीमध्ये मला हे नाही, दुसरा एखादा आमच्याला एखादा कोणी असता तर आर्टिकल 142 किंवा 140 लहान लहान गोष्टी आहेत, पण तुम्ही उल्लेख यासाठी केला की लोकांना कळलं पाहिजे। भाऊ, मराठी में था सबसे पहले, तो इसका हूबहू पहले हिंदी में बता दीजिए तो मराठी में वो कह रहे थे कि
संविधान के एक स्तंभ का सर्वोच्च, संविधान के एक घटक का सर्वोच्च व्यक्ति यदि महाराष्ट्र में आता है और वो महाराष्ट्र का है, ये दूसरी खासियत है। तो महाराष्ट्र के मुख्य सचिव, महाराष्ट्र के डीजीपी पुलिस, और ये कार्यक्रम मुंबई में है तो मुंबई कमिश्नर को ये वो इस लायक नहीं लगता कि वो उनको रिसीव करने चाहे। ये सवाल प्रोटोकॉल का है, ये सवाल उच्च उस व्यक्ति के नहीं, उस पद का अपमान का है। उन्होंने कहा कि मैं प्रोटोकॉल को कभी मैंने ध्यान नहीं दिया। मैं आज भी नागपुर और अमरावती जाता हूं तो मैं पायलट कार के लिए मना करता हूं। मैं जब न्यायालय में था तब भी मैं मोटरसाइकिल पे घुमा करता था, मुझे उस बात की शर्म नहीं। लेकिन ये उस संवैधानिक पद पे बैठने, संवैधानिक पद की गरिमा बाकी लोगों ने कैसे रखनी चाहिए, ये मैं बात करता हूं। उन्होंने कहा कि संविधान का एक स्तंभ का सबसे बड़ा, उस संविधान के एक घटक का यदि सब सर्वोच्च व्यक्ति आपके महाराष्ट्र में है, वो महाराष्ट्र का है और वो आप रिसीव करने लायक नहीं समझते, तो आप भी कार्यपालिका के मुखिया है महाराष्ट्र में। यदि ये विचार और ये बर्ताव आपका होगा तो ये आपको सोचना है कि आप गलत कर रहे हैं या गलत सही कर रहे हैं। मैं इसको छोटी बात मानता हूं, मैं इसको अहम नहीं देता। मेरे जगह कोई जज होता तो एक उसने कहा कि फिर आर्टिकल 142 इतना ही बोला और सारे लोगों ने तालियां बजा के जोर जोर से हंसे, तो उसमें गवई साहब भी हंस दिए। सवाल आशीष इसका है, ये बात आपने बहुत सही कही ओपनिंग में कि जब राष्ट्रपति ही अपने मुख्य न्यायाधीश का मान सम्मान नहीं रखते तो ये डाउन द मैसेज है। राष्ट्रपति महोदया को पूरा अधिकार है कि वो प्रधानमंत्री को बुला के कोई बात पूछे, पूरा अधिकार है कि वो सैन्य के मुखिया को कोई बात पूछे, उन्हें पूरा अधिकार है कि न्यायपालिका के सर्वोच्च पद पे बैठे हुए व्यक्ति को बुलाकर कोई बात पूछे या उनको पत्र भेज के पूछे। लेकिन वो पत्र पब्लिक करना, वो सार्वजनिक करना, वो दबाव लाना है न्यायपालिका पे। वो सार्वजनिक करके द्रौपदी मुर्मू को क्या मिला? क्या द्रौपदी मुर्मू जी को वो पत्र सार्वजनिक करके, वो 14 सवाल सार्वजनिक करके उत्तर मिले उसके? क्या द्रौपदी मुर्मू हर वो लेटर सार्वजनिक करती है जो प्रधानमंत्री कार्यालय को लिखा जाता है या कहीं और लिखा जाता है? क्या दोनों के बीच में चर्चा होती तो वो सार्वजनिक की जाती? सवाल ये है। आपने एक ये सवाल जो आपने उठाए 14 सवाल, वो 14 सवाल ये कल गवई जी के शपथ लेते से ही नहीं पैदा हुए या गवई जी के शपथ लेने से नहीं पैदा हुए। ये सवाल पिछले 6 महीने से लगातार बीजेपी उठा रही है। ये सवाल बीजेपी के वाचाल सांसद उठा रहे हैं जो न्यायपालिका को गाली दे रहे। उसी व्यक्ति के वो जो दुबे है उसका ये व्यक्तिगत मामला बोलकर पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा कहते हैं कि वो संविधान के रक्षक है। न्यायपालिका और न्यायपालिका निर्णय सर आंखों पे। जब न्यायपालिका का निर्णय सर आंखों के तो ये राष्ट्रपति जी से पूछना क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति जी जो भी करती है वो सब मंत्रिमंडल की अनुशंसा से करती है, उनके एडवाइस पे करती है। ये बिल्कुल है, ये वही बीजेपी की भाषा थी, ये बीजेपी के तमाम छिछोरे नेताओं की भाषा थी कि जो कहते थे कि न्यायपालिका मुख्य न्यायाधीश जो है वो देश में दंगे करवा रहे हैं। ये उस उपराष्ट्रपति की भाषा थी जो उपराष्ट्र की पद की गरिमा को इतना नीचे लेके आए। तो उन्होंने कहा कि भाई पार्लियामेंट सर्वोच्च है, संविधान, वो खुद लॉयर है, कानून की पढ़ाई किए हुए हैं धनखड़ साहब, वो बताए संविधान कहां बताता है कि पार्लियामेंट सर्वोच्च है? कहां बताता है? उसके बाद ये पहले दिन से, दूसरी बात, बहुत कड़वी बात है आशीष, लेकिन इसको रिकॉर्ड पे लाना जरूरी है। चाहे मेरे इस बात से भूषण गवई बहुत आहत होंगे, बिल्कुल, लेकिन ये भूषण गवई जी का मामला नहीं, ये इस देश के लाखों करोड़ों दलित पिछड़ों का मामला है। क्या देश के अमृत काल में भी दलित को इज्जत मिलेगी नहीं इस देश में? सिर्फ बाबा साहेब आंबेडकर की जयंती और पुण्यतिथि मनाई जाएगी या वोट बैंक के चलते उनके सिर्फ उनकी इज्जत की जाएगी और इज्जत करने का दिखावा किया जाएगा? क्या ये दूसरे दलित सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं, ये सत्ता पक्ष के गले नहीं उतर रहा है? जो मनुस्मृति में विश्वास करता हो, जो 4 वर्ण में विश्वास करता हो, उसको ये गले नहीं उतर रही है बात। क्या इसलिए बोला? अब अंधभक्त कहेंगे कि भाई द्रौपदी मुर्मू जी तो भी तो आदिवासी है। तो ये बीजेपी का बहुत पुराना गेम प्लान है, वो तीर ही उससे चलाते हैं जिसमें उनके ऊपर नहीं आए।
लेकिन राष्ट्र समझता है इस बात को, आम आदमी समझता है इस बात को। राष्ट्रपति ने यूं ही सवाल नहीं किए होंगे, राष्ट्रपति को कहा गया होगा सवाल करने के लिए, और राष्ट्रपति को सवाल पूछते थे तो राष्ट्रपति जी का अधिकार था कि वो बुलाए और पूछे राष्ट्रपति को ये किसने कहा कि इसको पब्लिक भी करना है। ये सार्वजनिक करके राष्ट्रपति जी क्या न्यायपालिका पे दबाव लाना चाहती थी? क्या सर्वोच्च न्यायालय ने ये कह दिया कि भाई राष्ट्रपति हो या गवर्नर राज्यपाल हो, ये किसी भी बिल को 3 महीने से ज्यादा नहीं रख सकते अपने पास, तो ये राष्ट्रपति का अपमान हो गया। राष्ट्रपति कोई भी आ सकता है अपने देश में। हमारे देश में ऐसे राष्ट्रपति आए थे जो एक महिला थी, हमारे देश में ऐसे राष्ट्रपति आए जो पिछड़े समाज के थे, हमारे देश में ऐसे राष्ट्रपति आए जो विश्व के बड़े साइंटिस्टों में जिनका नाम था, वैज्ञानिक थे। जरूरी नहीं हर एक को कानून का ज्ञान हो, तो कानून के बारे में बाकायदा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को बुलाकर आप पत्र देते और कहते कि मुझे जरा डिटेल इस पे रिपोर्ट दो, वो दे देते, मना नहीं करते। लेकिन आपने पब्लिकली लाके इसको एक मंच का बहस का विषय बनाया। क्या गलत किया सर्वोच्च न्यायालय ने? ऐसा तो भाजपा, गैर भाजपा शासित राज्य तो एक बिल पास नहीं कर पाएगा। ऐसे कौन से राज्यपाल है मुझे बताइए जो गैर भाजपाई है? इस देश में सारे राज्यपाल भाजपा के हार्डकोर वर्कर है, और वो भाजपा कार्यालय का बिल्कुल पार्टी का, अपने गवर्नर हाउस का पार्टी कार्यालय करके काम करते हैं। कौन है ऐसा? क्या महीनों तक, क्या 2.5 साल तक एक 12 विधायक जो अपॉइंट करने थे उसकी लिस्ट दबा के रखना? क्या एक कोश्यारी जी बता सकते हैं अपने आत्मा पे हाथ रख के कि उन्होंने संविधान के सम्मति से काम कर दिया? 2.5 साल तक? क्या 2.5 साल तक टाइम लगता है? गवर्नर के पास इतना टाइम नहीं था। सारे दुनिया की इधर उधर भ्रमण करते थे, छोटे छोटे कार्यक्रमों में जाते थे महाराष्ट्र के गवर्नर। 2.5 साल तक उस पर बैठे रहे, और जब 2.5 साल में उद्धव ठाकरे की सरकार गई, नई सरकार आती थी, तुरंत काम हो गया। तो आप करना क्या चाहते हैं? आप गैर भाजपा राज्य शासितों को काम नहीं करने देना चाहते। तो ये न्यायपालिका, इसको वो केसेस सारे न्यायपालिका के पास है, तो आप दबाव लाना चाहते थे, और इसी दबाव के चलते ये भूषण गवई हैं, ये रासू गवई के बेटे हैं, जिन्होंने आंबेडकर जी के साथ बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। ये वो अनुयायी हैं जिन्होंने दलितों को एक पहचान दी महाराष्ट्र में, और ये पहले चीफ जस्टिस है। उन्होंने फिर कल बात करी अपने भाषण में और बोला, उन्होंने कहा कि मैं और ओक साहब जो सर्वोच्च न्यायालय में अभी है, उन्होंने कहा था कि मुंबई में हम दोनों साथ में काम करते थे। मैं और ओक साहब की तरफ से मैं आपको कहता हूं, वो भी बैठे हैं इस सभा में, कि हम रिटायरमेंट के बाद पे कोई पद नहीं लेंगे, नहीं चाहिए पद हमको। ये वो गवई साहब है, भूषण गवई, जिन्होंने एक फ्लैट खरीदना था, फ्लैट खरीदने के लिए पास मार्जिन मनी भरने के पैसे नहीं थे, तो उन्होंने अपनी 4 व्हीलर बेच के मार्जिन मनी भरा, और स्कूटर पे और मोटरसाइकिल पे वो कोर्ट आते थे। शर्म नहीं आई उनको इस बात की? नहीं तो बहुत पैसा कमा सकते थे। कई चीजें हैं ऐसी जो बताने लायक। एक दलित होना इस देश में आज भी पाप है। हमको तो लगता था कि ग्रामीण क्षेत्र में दलित घोड़ी पे नहीं बैठ सकता, हमको लग रहा था ग्रामीण क्षेत्र में, गुजरात में दलित गॉगल नहीं पहन सकता था। आज मध्य प्रदेश में दलित पानी नहीं पी सकता कुएं से। यदि यह आज वहां की स्थिति है, तो आज इस मनुस्मृति वालों ने बता दिया कि दलित मुख्य न्यायाधीश भी हो तो रश्मि शुक्ला ब्राह्मण है, वो उनको रिसीव करने जाने में उनको शर्म आएगी, बिल्कुल शर्म आएगी। मैं खाली एक मिनट के लिए रुकूंगा, जरा प्रोटोकॉल में दिखा देता हूं। ये प्रोटोकॉल कहीं पर ऐसा नहीं कि टाइप करके प्रिंट आउट निकाला हुआ है, ये होम मिनिस्ट्री के वेबसाइट से मैं प्रोटोकॉल निकाला हूं। जरा स्क्रीन पर ले आइए, प्रोटोकॉल देखिएगा। इस देश में प्रोटोकॉल जो है उसका क्या है क्रम। सबसे ऊपर राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, दूसरे नंबर पर वाइस प्रेसिडेंट, तीसरे नंबर पर प्राइम मिनिस्टर, चौथे नंबर पर राज्यपाल, पांचवें नंबर पर फॉर्मर प्रेसिडेंट, और छठे नंबर पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। मुख्यमंत्री भी कहीं नहीं है। ये नहीं है कि देवेंद्र फडणवीस प्रोटोकॉल में ऊपर हो या योगी आदित्यनाथ ऊपर हो।
जस्टिस गवई से, वो सब नीचे हैं। उसके बाद आते हैं चीफ मिनिस्टर्स ऑफ द यूनियन, 7वें नंबर पर आते हैं प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और गवर्नर। ये सिर्फ ऊपर हैं फॉरवर्ड प्रेसिडेंट्स। और सबसे बड़ी बात, इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ये सारे विधायिका के हिस्सा हैं। विधायिका, प्रधानमंत्री विधायिका के हिस्सा हैं। लेकिन जुडिशरी का सबसे टॉप पोस्ट, सबसे बड़ा पद वो चीफ जस्टिस का है। भाऊ, आपने बहुत सारी कहानी आपने तो देखा होगा। आपने जस्टिस ओक का नाम लिया, अभय ओक का। उनको लेकर के भी बड़ा सम्मान है, क्योंकि जितने फैसले आज तक हमने देखे, हटा दीजिए इसको, हटा दीजिए, जितने फैसले हमने देखे हैं, जस्टिस भूषण गवई और जस्टिस अभय ओक, उनके बेंच में तो जाना ही नहीं चाहते। सरकार से जुड़े मामले तो चाहता है, सरकार चाहती है कि जस्टिस अभय ओक के बेंच में लिस्ट ही ना होने पाए। और जो ये फैसला है, जो राज्यपाल वाला फैसला था, वो भी दो बहुत बहुत सुलझे हुए और बहुत ईमानदार जस्टिस के बेंच में था, जस्टिस पारदीवाला और जस्टिस महादेवन की बेंच में। उन्होंने फैसला दिया था और जबरदस्त फैसला दिया था। इस देश के संघीय ढांचे को बचाने में ये मील का पत्थर साबित होने वाला फैसला है, संघीय ढांचे को बचाने में। नहीं तो फिर राज्य अगर पंग हो जाएगा, तब तो फिर डिक्टेटरशिप ऑफिशियल हो गई ना, फिर कहां बचा एक व्यक्ति का शासन? बिल्कुल। आज ये गवई, मैं दो सवाल है, गवई साहब से मोदी का ये डर है या मनुवाद की नई वाली लहर है? नई लहर, क्योंकि आजकल आप सोशल मीडिया हम लोग देखते हैं ना, वहां पर मनुवाद की एक नई लहर चल रही है। मोदी का डर, मनुवाद की नई लहर, या दोनों का कॉकटेल? क्या है गवई साहब का ये अपमान? ये गवई साहब का अपमान, ये दोनों का कॉकटेल है बॉस। दोनों का कॉकटेल है। और ये प्रधानमंत्री, जब राष्ट्रपति जी ने ये 14 सवाल पब्लिक किए, तभी सबको एक मैसेज था कि नवंबर तक आपको मुख्य चीफ सेक्रेटरी के साथ कैसा बर्ताव करना है, सीजीआई के साथ कैसा बर्ताव करना है, ये मैसेज था इसके लिए। और फिर क्या हुआ, वो भाषण चलते ही, जैसे भाषण में उन्होंने कहा, वहां के टेलीविजन चैनलों ने, मराठी चैनलों ने उनको ब्रेकिंग न्यूज किया। ब्रेकिंग न्यूज चालू करते से 15 मिनट के अंदर ये भागे भागे पहुंच गए वहां पे, भाषण के स्थल पे। और उसके बाद वो चैतन्य भूमि गए बाबा साहेब आंबेडकर को श्रद्धांजलि देने, तो वहां ही तीनों साथ थे। बोल के आए तो क्या आए, जो अपमान था वो तो आपने कर दिया, जो बूंद से गई वो हौद से नहीं आती। ये दूसरी बात, आपको याद होगा कि छत्रपति शिवाजी महाराज को गंदी गंदी गाली देने वाला एक सो कॉल्ड पत्रकार कम दलाल अरेस्ट हुआ। फडणवीस जी का प्रिय है। तब उसने क्या कहा था, ब्राह्मणों की सरकार है, महाराष्ट्र में ब्राह्मणों का राज है, भूल मत जाना। और छत्रपति जी की जो गालियां दी, वो तो मैं यहां उदाहरण भी नहीं कर सकता, मेरी जीभ कट जाए। यदि महाराष्ट्र का दैवत है वो। उसके बाद क्या हुआ, एक मैसेज आता है आशीष, ये है फैक्ट। महाराष्ट्र में पेशवाई चल रही है, मैं जातिवाद के खिलाफ हूं। और वाकई मैं फडणवीस को इस बात का मानता हूं कि उन्होंने जाति को आट नहीं आने दिया। लेकिन क्या फडणवीस जी के दूसरे टर्म में एज ए मुख्यमंत्री मनुवाद हावी हो रहा है, जातिवाद हावी हो रहा है? छत्रपति शिवाजी महाराज को गाली देने वाले यूं ही फरार हो जाते हैं, पूरा पुलिस महकमा उसको मदद करने के लिए तैयार हो जाता है, और आता है तो जमानत मिल जाती है भाऊ, जमानत मिल जाती है। हाँ। और जिसके ऊपर झूठे आरोप लगाए, वो 13 महीने तक जेल में सड़ता है गृह मंत्री। ये कौन सा तरीका है भाई? इनकी हिम्मत कैसी हुई चीफ जस्टिस के प्रोटोकॉल को ये करने की? ऊपर का डर नहीं है, या तो ये सारे गवर्न हो रहे हैं, चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी, पुलिस कमिश्नर मुंबई, इनके सारे ऑर्डर्स दिल्ली से जाते होंगे, तो फडणवीस को मानते ही नहीं।
जब आपको कोई लेना देना ही नहीं है, पूछना ही नहीं है, तो नाम के लिए सैल्यूट करना है आपको। और यदि आपको डर है तो यकीनन आप वहां पहुंच जाते। एक आदमी ग्रामीण क्षेत्र से आया हुआ, मैं अमरावती जिला भी है तो विदर्भ हमारा पिछड़ा ही है ना आशीष। वहां स्कूल, सरकारी स्कूल में टाट पट्टी पे पढ़ा हुआ, झोपड़पट्टी में रहने वाला, आर्किटेक्ट बनना चाहता था, पिता ने कहा नहीं वकील बनो, समाज की सेवा होगी। वकील बना, बनते बनते सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद पे पहुंचा। सवाल उसका अपमान का नहीं, आज रासू गवई जी की मां उसके साथ थी, पत्नी उनके साथ थी। मां तो, पत्नी तो समझ सकता हूं मैं, लेकिन मां ने तो दलितों का उत्पीड़न अपने आंखों से झेला है। उसके बाद उससे ज्यादा गौरव का क्षण उनके जीवन में हो नहीं सकता। मैं व्यक्तिगत रूप से परिवार को जानता हूं, इसलिए मैं अधिकार से बोल सकता हूं। रासू गवई राज्यपाल बने, उससे ज्यादा गर्व उनको अपने बेटे पे होगा कि वो चीफ जस्टिस बना है। उसको लगा होगा कि बाबा साहेब आंबेडकर के संविधान ने हमको कहां पहुंचाया, सारे पाप धुल गए हमारे। उन्हें क्या मालूम था कि अभी भी मनुस्मृति पे प्यार करने वाले लोग जिंदा हैं। और वो खुद प्रोटोकॉल लेते नहीं, वो ये बढ़ चढ़ के वाली बात है नहीं। वो मीडिया में इंटरव्यू देने के मीडिया सेवी नहीं है, अपना काम करते चुपचाप। बड़ी सहजता से हंसते हुए उन्होंने कहा, मेरे लिए बहुत छोटी बात है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, यदि ये तीन स्तंभ है तो तीनों ने भी एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। आज न्यायपालिका का सर्वोच्च व्यक्ति यदि आता है और महाराष्ट्र का कार्यपालिका का सर्वोच्च व्यक्ति उसको रिसीव भी करने नहीं जाता, जबकि प्रोटोकॉल में बहुत ऊपर है, तब उन्होंने कहा कि कोई दूसरा जज होता तो 142, आर्टिकल 142 इतना ही बोला और सब ने तालियां बजा के हंस दिया। वो भी हंस दिया, आगे बोले भी नहीं। उन्होंने कहा था कि ये बार बार बहस छिड़ रही है, कौन श्रेष्ठ है। उन्होंने कहा कोई श्रेष्ठ नहीं, कोई श्रेष्ठ नहीं, ना न्यायपालिका श्रेष्ठ है, ना विधायिका श्रेष्ठ है, ना कार्यपालिका श्रेष्ठ है, ना पार्लियामेंट श्रेष्ठ है, ना सर्वोच्च न्यायालय श्रेष्ठ है, ना कैबिनेट सेक्रेटरी श्रेष्ठ है। कोई श्रेष्ठ नहीं भाई, हम सब संविधान के अधीन हैं। संविधान है तो हम हैं, इसलिए संविधान सर्वोपरि। और उन्होंने फिर उस लैंडमार्क जजमेंट का उल्लेख करते हुए कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने जो लैंडमार्क जजमेंट में कहा कि संविधान के रक्षक, संरक्षक होने के नाते, कस्टोडियन होने के नाते, संविधान के ढांचे को बेसिक बिगड़ने नहीं देंगे। कानून बनते हैं, कानून खत्म होते हैं, वो निरंतर चलता रहेगा समय के साथ, लेकिन जो बेसिक ढांचा है संविधान का, वो नहीं चल सकता। उन्होंने अपने जीवन का उसी भाषण में एक केस बताया। उन्होंने कहा कई बार आपको अधिकारों का संरक्षण करना पड़ता है आम आदमी की। एक झोपड़पट्टी पूर्ण रूप से टूट रही थी नागपुर में। उन्होंने कहा कि वो केस मैंने लड़ा और मैंने डिसीजन को रिवर्स करवाया, क्योंकि राइट टू शेल्टर जो है उसका हनन नहीं कर सकते आप। इसीलिए आपके घर में आपके बेटे ने क्राइम किया हो और बुलडोजर आपका घर गिराए, ये नहीं हो सकता। बेटा क्रिमिनल हो सकता है, माँ बाप का जो राइट टू शेल्टर है वो कौन, क्यों आप किस अधिकार से हनन करेंगे। कई बातें खुल के की उन्होंने कहा कि मुझे ताज्जुब लगता है, मैं झारखंड गया, झारखंड के देवगढ़ गया। झारखंड की राजधानी रांची से देवगढ़ 293 किलोमीटर है, ऑलमोस्ट 300 किलोमीटर दूर। लेकिन वहां झारखंड के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी मुझे रिसीव करने थे एयरपोर्ट पे। वो गवई का ईगो सेटिस्फाई करने नहीं आए थे, वो उस न्यायपालिका के उस पद को सम्मान देने आए थे। मैं कुछ भी नहीं हूं, जिस पद पे हूं उस पद का ही गरिमा है।
क्या एक दलित सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनता है तो उस पद की गरिमा खत्म हो जाती है? या आपने जैसा राष्ट्रपति को आप चलाते हो वैसा आप सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को चलाने का प्रयास कर रहे हो? कि राष्ट्रपति की तो मजबूरी है कि उनको मंत्रिमंडल की बात ही सुननी होती है, अपना कुछ नहीं है। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय को सिर्फ संविधान देखना होता है और आम इंसान देखना होता है उसको न्याय मिलता है कि नहीं मिलता। प्रधानमंत्री और पार्लियामेंट को यह कतई अधिकार नहीं कि आम आदमी के अधिकारों का हनन करे। हो सकता है आपके पास मेजोरिटी हो, इसका मतलब तानाशाह का जन्म नहीं हो सकता। और जब जब तानाशाह का जन्म हो गया, इस देश ने आईना दिखाया है। चाहे इंदिरा गांधी हो चाहे नरेंद्र मोदी हो, तो 240 पे आ गए, टेक्निकली 180-60 सीटें तो एडीआर कहते कि मशीनों ने दी है। 370 आते तो क्या करते? यदि मोदी जी का तीसरा टर्म बैसाखियों पे है तो इस देश के जनता ने आईना दिखाया है। 370 आते तो जस्टिस गवई चीफ जस्टिस ही नहीं बन पाते, फिर तो संविधान थोड़ा पालन किया जाता है। मैंने क्या कहा? एक आखिर में एक और पार्ट भाव, एक सवाल और है, क्योंकि लगातार जो हम देख रहे हैं इस समय 2-3 समानांतर बातें मैं इसमें आखिरी सवाल में लाऊंगा। एक तो सरकार अपनी सारी नाकामी को फौज के पीछे, सेना के पीछे छिप करके मिटाना चाहती है। मैं जो सरकारी रेडियो सुनता रहता हूँ। सरकारी रेडियो पर सेलिब्रिटीज आकर के एक क्लिप, ये मैं उस सिस्टम की उस तरीके की बात कर रहा हूं कि कैसे किसी को अपमानित करके दूसरे को, आपका अपना सम्मान नहीं है, दूसरे को अपमानित करके या तो उसको आप बाहर करोगे, साइड कर दोगे, या तो उसकी लकीर छोटी करने की कोशिश करोगे। वहां पर एक विज्ञापन, एक सेलिब्रिटी बाकायदे जो एफएम पे आता है, सरकारी वाला एफएम, विविध भारती और ये सब रेनबो, उसपे लगातार हर गाने के बाद एक सेलिब्रिटी आता है और ऑपरेशन सिंदूर के महिमा में लंबी चौड़ी बातें करता है। उसमें एक सेलिब्रिटी आता है और कहता है कि 71 भी हमने देखा था, 71 में 9-10 दिन तक देश बंद था, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर 3 दिन के अंदर पाकिस्तान को हरा दिया और एक भी मिनट के लिए हमारा देश बंद नहीं हुआ। ये इनडायरेक्टली 1971 को आप छोटा कर रहे हो, जो भारत की सबसे बड़ी विजय है। मैं सेना पे फिर नहीं सवाल उठाना चाहता, लेकिन ये ऐसे हालत कर देते हैं ना कि कई बार मुंह से निकल जाए। ऑपरेशन सिंदूर की फाइनल अर्जित उपलब्धि आप देश को बताइए। मैं दूसरी बात कहता हूँ, ये जो कूपड़, ये जो सेलिब्रिटी है कूपड़ है, ये अकल नहीं इनको। ये कैमरे में नहीं, ये नचैया यदि बताएगा 71 क्या था तो उसको ये पूछो जम्मू कश्मीर में ब्लैकआउट क्यों होता था, ब्लैकआउट के मायने क्या थे, और 71 में क्या ट्रेनें नहीं चली, 71 में क्या हवाई जहाज नहीं चले, 71 में क्या स्कूल बंद हो गए थे, 71 में क्या हो गया था, देश बंद कैसा था, जरा बताइए। 71 की बात करते हैं तो 71 में क्या बंद था? मैं बच्चा था, स्कूल में जाता था, हमारा स्कूल तो बंद नहीं हुआ। हाँ, ब्लैकआउट होता था, गाड़ी के शीशे काले करने के लिए बोले थे, लाइट आधे काले करने के लिए बोले थे, हाई बीम पे गाड़ियां नहीं चलेगी, ऐसा रूल था। वो आज भी है। आज जितने बॉर्डर एरिया में ब्लैकआउट क्यों हुए? आज यदि कुछ भी नहीं हुआ तो बॉर्डर के गांव वालों को पूछो जाके, इस कूपड़, इस नचैये को, क्योंकि मैं इंडस्ट्री के लोगों को बहुत इज्जत करता हूँ, वो टैक्स देते हैं, इस देश को एंटरटेनमेंट करते हैं, लेकिन कुछ लोग देश सेवा भी करते हैं, देश के साथ भी। उसी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ने सुनील दत्त को भी दिया था, जो अपने पैसे से ऑर्केस्ट्रा ले जाके, गाने गा के और सेलिब्रिटी को ले जाके बॉर्डर के लोगों को, बॉर्डर के सैन्य को हमारे एंटरटेन करते थे। उन्होंने सरकार से पैसा नहीं लिया, उन्होंने एंटरटेनमेंट करने के लिए सरकार से पैसा नहीं लिया। आजकल हेमा मालिनी जी किसी शो में भी जाती है, बीजेपी की सरकार के भी शो में जाती है तो पेमेंट होता है। हाँ, मैं बता दूं आपको, वहां इस बात का नहीं, कभी ऐसा नहीं हुआ। सुनील दत्त ने कभी नहीं कहा कि मेरे पिक्चरों को आप झूल में जाके पिक्चर देखो, टैक्स फ्री कर दो, कभी नहीं कहा होगा। अपने पैसे से लोग फौज के सामने जाके काम किया। जब हुआ तो नाना पाटेकर जैसे भी फौजी है, जो कारगिल वॉर में जाके उन्होंने स्पेशल परमिशन ली जॉर्ज फर्नांडिस से, और वॉर के टाइम पे वो युद्ध में बोले मैंने 2 साल का कमांडो कोर्स किया है, मुझे जाने की इजाजत दे दीजिए, और जाके युद्ध में काम किया, उन्होंने लड़ा है युद्ध, वो बताते नहीं किसी को।
ये नचेये 1971 में ये कहा था, जरा पूछो इसको, कौन सा भारत बंद था, कौन सी दुकानें बंद थी, कौन सा मॉल बंद था? रेलवे का टिकट आप खरीद के देखिए, रेलवे के टिकट पे आजकल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर छप रही है। ऑपरेशन सिंदूर के लिए उनको लोग बधाई दे रहा है रेलवे डिपार्टमेंट। अरे छापनी थी तो हमारे बहादुर तीनों सेना नायकों की तीनों सेना अध्यक्षों की छापता, एयरफोर्स, नेवी और आर्मी के चीफ की फोटो छापता। फोटो छापते तो उन शहीद लोगों के छापते कि जिन्होंने इसमें शहादत दी। यहाँ तो कई सवाल है। क्या ये ऑपरेशन सिंदूर चुनाव के लिए किया गया था? क्या ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ चुनाव के कैश करने के लिए किया गया था? ऑपरेशन सिंदूर क्या तिरंगे के लिए किया गया था? ये सवाल है मेरा। नहीं, ऑपरेशन सिंदूर भाऊ जितना प्रचारित कर दिया, इस देश ने इतनी बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ी, इतनी बड़ी बड़ी जीती हैं, और उसको प्रचारित कर रहा है जिसको इसी पार्टी का एक प्रवक्ता बोलता है युद्ध था ही नहीं तो सीज फायर कैसा है। नेशनल टेलीविजन के डिबेट में बोला है, वो क्लिप पूरे देश में क्लिप फैली। कहा जब ये जंग युद्ध था ही नहीं तो सीज फायर कहां से हुआ? आप लोग सीज फायर पर सवाल उठा रहे हैं। युद्ध ही नहीं था तो प्रधानमंत्री तुम्हारा नेता क्यों पूरे देश को झूठ बोल रहा है, बरगला रहा है? पहले आपस में तय कर लो, देश को भ्रमित करना। दूसरा चीज, सेना का पूरी जिम्मेदारी से आरोप लगा रहा हूं, सेना का भाऊ पूरी तरह राजनीतिकरण कर दिया है, पूरी तरह राजनीतिकरण कर दिया इस व्यक्ति ने। इस देश की सेना का कभी नहीं हुआ था। जब से आपने 71 की बात की, मैं इसलिए करूं, 71 करगिल, 71 आपको याद है, करगिल तो हमने पूरा करीब से देखा है, खबरें की है। ये करगिल में कभी आपने खत्म होने के बाद देखा कि हर दूसरे दिन कुछ ना कुछ नया रिलीज करके मीडिया को देने के लिए, मीडिया को आइटम देने के लिए? उस दिन से क्या ऐसा कुछ नया आ रहा है? कल फिर मैं एग्जाम्पल बता दूं भाऊ, एग्जाम्पल, कल फिर एक वीडियो शिव तांडव के साथ, मतलब भगवान को, फौज को, सबको लपेट लो माहौल बनाने के लिए, सिर्फ माहौल टाइट रहे। शिव तांडव के साथ वो फुटेज क्लब करके, क्या अब सेना भी एडिटिंग का, वहां पर वीडियो एडिटर बैठा करके एडिटिंग का सेंटर खुलेगा, उसमें एक जो है वेस्टर्न कमांड से एक वीडियो जारी होता है, पूरे दिन चैनल चलता है। अब कई पीढ़ियां कांपेंगी ये वीडियो देख के। अरे तो फिर युद्ध सेना क्यों, फिल्म इंडस्ट्री बनवाओ वीडियो, कई पीढ़ियां कांपती रहे, वहां पर बड़े काबिल वीडियो एडिटर है। जब वीडियो से ही कपवाना है दुश्मन को तो फिर वीडियो रिलीज करो। आज की बात, आज फिर सुबह डेली ये एएनआई जो एजेंसी पालतू है, इन सबको लगा दिया जाता है। हालांकि ये बोलने में बड़ा खतरा होता है, आजकल यही एजेंसी चैनलों जो है वो बंद करवा रही है, स्ट्राइक लगा के। लेकिन हमें नहीं हुआ है कि इनसे डर करके हम बोलेंगे नहीं। ये सुबह एक फौजी अफसर शेषाद्री की बाइट लेती है, एएनआई पर बाइट मौजूद है। फौजी अफसर कहता है क्या, वो पूरा, अगर आप पूरा सुनेंगे ना तो स्क्रिप्ट, वो फ्लो ही नहीं है कि जो फौजी के बोलने का। हमारे देश के पास इतना सक्षम नेतृत्व है, सबसे पहले फौजी अफसर कह रहा है हमारे देश के पास इतना सक्षम नेतृत्व है, इतनी बड़ी आर्थिक ताकत बना दी है कि हम वो कर लेंगे। मतलब फौजी देश का राजनीतिक नेतृत्व की तारीफ कर रहा है, रोज वीडियो रिलीज हो रहे हैं। सीजीआई को अपमानित, ये सब मैं इसलिए जोड़ रहा हूँ, सीजीआई को अपमानित किया जा रहा है। मैंने एक भी आर्मी का स्टेटमेंट इंदिरा गांधी को महिमा मंडित करने वाला दिखा दीजिए, लाल बहादुर शास्त्री को महिमा मंडित करने वाला दिखा दीजिए, अटल बिहारी वाजपेयी को महिमा मंडित करने वाला दिखा दीजिए कारगिल के बाद। इनको ये भाट क्यों लगाने पड़ते हैं? ये बताने के लिए कि प्रधानमंत्री महान है। यदि प्रधानमंत्री महान है तो वो दिखेंगे, बोलना नहीं पड़ता। महान है तो वो दिखते हैं। सुभाष चंद्र बोस को महान नहीं बोलना पड़ता। हमारे भगत सिंह जी के पास कोई पीआर एजेंसी नहीं थी। भगत सिंह कोई अखबार में विज्ञापन नहीं छपवाते थे कि भगत सिंह महान है, भगत सिंह महान है। पूरा देश भगत सिंह जी के सामने नतमस्तक। अंग्रेजों के टाइम था, बोलने का आजादी नहीं थी, फिर भी व्यक्ति महान अपने कर्मों से होता है, चार छिछोरा इकट्ठा करके उनसे कहलवाने से नहीं होता। ये बात भी जान लीजिए। दुर्भाग्य जो आप बोल रहे हैं, वाकई दुर्भाग्य है, और ये इस देश को कहां लेके जाएगा ये आज कल्पना नहीं कर सकते। आने वाली पीढ़ियां माफ नहीं करेगी हमें, जिस हिसाब से ये तांडव चल रहा है। ये तांडव शिव तांडव नहीं, ये वो तांडव है जो इस देश के लोकतंत्र को पैरों के नीचे लताड़ रहा है,
इस देश के संविधान को लताड़ रहा है, इस देश में जो भी सरकार को सवाल पूछे उनको अपने पैरों के तले रोंद रहा है। जिनसे थोड़ा बहुत आपको लगता है कि ये मेरे साथ नहीं है, उसको भी आप रोंद रहे हो, चाहे फिर मुख्य न्यायाधीश हो सर्वोच्च न्यायालय के या फिर कोई और हो। नहीं, अब तो खैर आखिर में तो हम यही कहेंगे कि अब वाकई शिव तांडव का वक्त है। शिव तांडव जब विनाश बिल्कुल आवश्यक हो जाता है, विनाश जब अनिवार्य हो जाता है, तब शिव तांडव होता है नए सृजन के लिए। शिव तांडव जो कर रहे हैं और लगा रहे जनरल म्यूजिक पर देश को एंड में बताता हूँ, घुमाने के लिए। जनरल मानेक शाह का एक पिक्चर आया था, फिल्म आई मानेक शाह पे, श्याम बहादुर। उस फिल्म बेसिकली मानेक शाह के बायोग्राफी पे बनी हुई है, बायोपिक है वो। उसमें एक सीन है आशीष, डिफेंस सेक्रेटरी एक पार्टी में आते हैं और एक को बोलते हैं कि मेरा ग्लास लेके आओ। जनरल मानेक शाह वहां खड़े होते हैं, वो उसको रोकते हैं और उसको बुलाते हैं और उसके कंधे पे हाथ रख के बोलते हैं कि तुम जानते हो ये कौन है? डिफेंस सेक्रेटरी। डिफेंस सेक्रेटरी बोलती जानते नहीं। बोलते मेरे आर्मी का जवान है। तुम्हें कैसा बोल दिया इसको ग्लास लाने के लिए? श्याम बहादुर इसलिए थे, आज भी फौज में उनका नाम लेते से लोग नतमस्तक हो जाते हैं। उन्हें फौज में रहते कभी राजनीतिकरण होने नहीं दिया, फौज में रहते नेताओं का महिमा मंडन नहीं करने दिया। नेताओं का काम नेतागिरी करना है, फौज का काम अपने देश की रक्षा करना है। आपकी विधा अलग है, हमारी विधा अलग है। नहीं, अब डर है, मैंने कहा अब डर है, क्योंकि अगर फौज का राजनीतिकरण किया, भारत की सबसे बड़ी खूबी क्या है? भारत और पाकिस्तान का सबसे बड़ा अंतर क्या है? भारत की फौजें राजनीति को कोई कहना चिमटे से भी नहीं छूना चाहती। उनका एक ही मकसद है, वो भारत के तिरंगे की रक्षा करना। वो उनका कोई राजनीतिक, अगर राजनीतिक आकांक्षाएं फौज के भीतर उनका राजनीतिकरण हुआ तो भारत के जितने पड़ोसी देश है आशीष, करीब करीब सभी जगह पर फौजों ने राज किया है। सत्ता पक्ष को कब्जे में लेकर फौजों ने सत्ता का कब्जा लिया है, फिर वहां पे प्रजातंत्र हुआ, फिर फौजें आई है। लेकिन भारत इतना ऐसा बड़ा विशाल देश है, यहाँ कभी भी एक कोई सपने भी नहीं सोच सकता कि फौज की राजनीतिक कोई इच्छा शक्ति हो। लेकिन फौज को बार बार राजनीति में उतारोगे तो फिर एक समय ऐसा भी आएगा कि फौज को लगेगा कि जब इनकी राजनीति भी हम ही चला रहे हैं तो फिर हम ही राजनीति क्यों ना करें। मैं फिर दर्शकों को क्लियर कर दूं, ये सिर्फ उदाहरण दिया है, हमारे सेना को कोई कंपेयर नहीं किया है उनसे। सेना सर्वोच्च है और वर्तमान में मुझे इस बात का भी विश्वास है कि 2-4 ऐसे छिछोरे इवेंट यदि छोड़े तो आज भी मेरी सेना धर्मनिरपेक्ष है, आज भी मेरी सेना जाति निहित है, मतलब जाति के सिवाय जाति पाति से दूर है, और आज भी मेरी सेना राजनीति से कोसों दूर है। आज भी मेरे सेना का धर्म, एक कोई कुपड़ मंत्री बोल सकता है कि सेना नतमस्तक है प्रधानमंत्री के चरणों में, लेकिन आज भी मेरी सेना जो है वो सिर्फ तिरंगे के सामने, इस देश के संविधान के सामने और इसी के और देश की जनता के सामने नतमस्तक हो सकती है। लेकिन जनता ने हमेशा सेना को अपने कंधे पे उठा के रखा है, क्योंकि वो जानती है यदि 140 करोड़ लोग रात को आराम से नींद ले सकते हैं, सो सकते हैं, तो उसके पीछे रात भर जगता हुआ मेरा सैनिक है, जो अपना सुप्रीम सैक्रिफाइस, अंतिम सैक्रिफाइस जिसको कहते हैं, अपनी जान तक देने को तैयार है, और वो सीमा का प्रहरी बनकर दिन रात खड़ा है, चाहे बर्फ हो, चाहे तूफान हो, चाहे गर्मी हो, चाहे पानी, अपनी जान की रक्षा किए बगैर, अपने परिवार की रक्षा किए बगैर, शहादत का दर्जा मिलता कि नहीं मिलता ये जाने बगैर, सिर्फ इसलिए कि उनका एक ध्येय है, उनका एक ही धर्म है, देश की सुरक्षा और देश को सुरक्षित रखना। ये 2-4 छिछोरे इवेंट छोड़ दीजिए, ये जबरिया करवाए गए होंगे, मैं ये भी जानता हूँ। 100% जबरिया। और हम आखिर में इस चर्चा में एक ही बात कहेंगे, हम विषयांतर लगा होगा कि विषयांतर हो गए, लेकिन नहीं, जस्टिस गवई का जो घर में अपमान हुआ है वो यहाँ तक इसलिए बात आई है क्योंकि सभी संस्थाओं को कमजोर करने की, कोशिश। दूसरा महत्वपूर्ण एक बात रेखांकित करना चाहता हूँ, वर्तमान सरकार कितना भी दलितों की हितैषी होने की बात कहे, बाबा साहब आंबेडकर की जय जयकार करने की बात कहे, उनका असली चेहरा
गवई जी के अपमान में हुआ है। ये गवई जी का हाँ। अपमान नहीं, ये भूषण गवई जी का अपमान नहीं है। वो तो वैसे भी प्रोटोकॉल के बगैर ही रहना पसंद करते हैं। जो इंसान ही प्रोटोकॉल से दूर रहता हो वो इस बात का अपमान नहीं समझता, लेकिन उस पद की गरिमा के अनुसार काम होना चाहिए था, जो नहीं हुआ। आज भी इस देश का दलित सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश भी होता है तो कईयों के गले नहीं उतरता, और इसीलिए वो अपमान करने का जगह नहीं छोड़ते। ये अपमान बाबा साहेब आंबेडकर के पूरे मूवमेंट का है, ये अपमान संविधान का है, ये अपमान न्यायपालिका का है, और ये अपमान इस देश के उन तमाम दलितों का है जो बाबा साहेब आंबेडकर के संविधान के भरोसे अपने आप का अधिकार और हक पाने के लिए आज भी लड़ाई लड़ रहे हैं। क्योंकि आज भी देश के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को ये बोलना पड़ा कि ये अपमान हुआ है, ये बोलना पड़ा, एक लड़ाई का हिस्सा है। ये जस्टिस गवई के अपमान के साथ साथ न्यायपालिका को ठिकाने लगाने की दिशा में बढ़ाया गया एक कदम भी है। हमें इजाजत बिल्कुल। दीजिए, हम फिर आएंगे भाव के साथ स्पेशल शो में, और मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े कल लेकर के आएंगे भाव के साथ। नमस्कार।